अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे कुछ टॉपिक्स रहते थे पिछले लेक्चर में, तकरीबन 4 टॉपिक्स थे, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेटाबेस मॉडल की टाइप्स तो हमने पढ़ी थी, लेकिन वो डिटेल में नहीं थी पढ़ी। आज कोशिश करूँगा कि इसको सारी को डिटेल में पढ़ाएँ। फर्स्ट टाइप है हमारी रिलेशनल मॉडल। नाम से आपको पता चल गया होगा कि रिलेशनल मॉडल क्या होता है। द रिलेशनल मॉडल इज़ अ डेटाबेस मॉडल दैट ऑर्गेनाइज डाटा इनटू टेबल्स विद रोज एंड कॉलम्स वेयर ईच टेबल रिप्रेजेंट्स अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स आर एस्टेब्लिश्ड थ्रू फॉरेन कीज विच इनेबल्स डाटा इंटीग्रिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब टेबल्स में डाटा को सेव किया जाता है। इस मॉडल में टेबल्स में किस तरह सेव किया जाना है, रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में, और हर एंटिटी अपना एक एट्रीब्यूट बताती है। एंटिटी रियल वर्ड होती है, यानी कि दुनिया में एग्जिस्ट करती है। एंटिटी वो होती है जिसका कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कोई शख्स, जगह या चीज़ जिसके बारे में आप बात करें वो एंटिटी कहलाएगी, और एट्रीब्यूट उसकी प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं। अच्छा जी, और ये डाटा इंटीग्रिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, इसमें वो दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। कुछ फीचर्स इसके हैं। सबसे पहले टेबल का तो आपको बता दिया, रो और कॉलम्स का कम्बिनेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, ये ना वाटरमार्क मैंने लगाया था, लेकिन ना बाय मिस्टेक ये डार्क लग गया है इन स्लाइड्स में, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। कुछ वर्ड्स नहीं नज़र आ रहे, लेकिन आपको जब फाइल शेयर की जाएगी ना, उसमें इंशाल्लाह नज़र आ जाएंगे। लेकिन ये कुछ एक दो वर्ड हैं हर पेज पे। अच्छा जी, रिलेशनशिप हमारे पास क्या होता है, टेबल्स में जो ताल्लुक़ है आपस में, वो उसको बताया जाता है। फॉरेन कीज़ होती हैं कि एक ख़ास, आपने जिस तरह आपके नादरा में जाए ना, तो आपके आईडी कार्ड नंबर की बेस पे आपका सारा डाटा निकाल लेते हैं, तो आपका आईडी कार्ड एक की है। इसी तरह इसमें भी डिफरेंट कीज़ यूज़ होती हैं, जो कि यूनिक एक नंबर होता है जो हर एक के पास अलग होता है। एसक्यूएल, द रियल मॉडल सपोर्ट्स एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के ज़रिए आप डिफरेंट क्यूरीज लगा के इस पर डिफरेंट प्रोसेसेस अप्लाई करते हो। एसक्यूएल को मैं नेक्स्ट जो है डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसी लेक्चर में। अभी पहले ये इसकी टाइप्स को पूरा कर लें। इसके एडवांटेजेस में 3 चीज़ें हैं, इंटीग्रिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। इंटीग्रिटी जो होती है ना, वो रिलेशनशिप बताती है डिफरेंट टेबल्स के अंदर। वो बताती है कि डाटा आपका किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेशन बना रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी में आपका जो है, आपकी डाटा मॉडलिंग और आप क्यूरी प्रोसेसिंग जो है इजीली और बड़े सुकून से कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा लिमिटेशंस नहीं होती। स्केलेबिलिटी जो होती है, वो रिलेशनल डेटाबेस कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड स्केल वेल। स्केलेबिलिटी यानी कि हाई लेवल का जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है, बहुत ज़्यादा डाटा है, उसको भी ये हैंडल करने की सलाहियत रखता है। उसके बाद इसके 2 डिसएडवांटेजेस हैं, एक कम्प्लेक्सिटी है और दूसरी परफॉर्मेंस है। कम्प्लेक्सिटी यानी कि आपको जब इसने ज़्यादा कोई डाटा दे दिया ऐसा जो कंफ्यूज करेगा, तो इसमें इसकी वर्किंग पे फ़र्क पड़ेगा, या कम्प्लेक्स डिज़ाइन और कम्प्लेक्स मैनेजमेंट के लिए ये वर्क मुश्किल करता है। लेकिन ये जो है फिर आपके लिए डिफ़िकल्टीज पैदा करता है। परफॉर्मेंस जो है इसकी, कम्प्लेक्स क्यूरीज जो होती हैं, जहाँ पे कम्प्लेक्सिटी आएगी तो इसकी परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाएगी। उसके बाद यूज़ कहाँ हो रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग में, बैंकिंग सिस्टम में, एंटरप्राइजेज रिसोर्सेज प्लानिंग में, ERP जो होती है आपकी, इन सब चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है। इसकी एग्जांपल में MySQL और पोस्टग्री SQL और ओरेकल वगैरह शामिल है। रिलेशनल मॉडल कॉन्सेप्ट जो है इसमें वो क्या है जी, प्राइमरी की है, फॉरेन की है और नॉर्मलाइजेशन है। इसकी पहली चीज़ है प्राइमरी की, जो कि एक यूनिक नंबर, जिस तरह मैंने आपको आईडी कार्ड नंबर की एग्जांपल दी थी, वो एक यूनिक नंबर होता है जिसके ज़रिए आप अपनी सर्च चीज़ कर सकते हैं। फॉरेन की, अ की इन अ टेबल दैट रेफर्स द ओरिजिनल की ऑफ अनदर टेबल।
ये आपके यानी कि जब आप या दो से ज़्यादा टेबल्स में वर्क कर रहे होंगे तो वो हर टेबल में एक ख़ास की होगी जो दोनों टेबल्स में सेम होगी, जिससे दोनों टेबल्स को की वैल्यूज़ को इकट्ठा किया जा सकता होगा। तो ये तब यूज़ होती है। नॉर्मलाइजेशन में आपने अपने डाटा को जो है मिनिमाइज़ करना है और कम से कम फॉर्म में लेके आना है और इजी फॉर्म में लेके आना है, उसको नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। आपने अपने सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में इसको इजी जो है डिटेल में पढ़ा होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो कोर्स में। नेक्स्ट आ जाता है हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल जो होता है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर रखता है। इसमें डिफरेंट नोड्स वगैरह होती हैं, चाइल्ड नोड, पेरेंट नोड वगैरह होती है। और ये जो है ये थोड़ा सा मुश्किल मॉडल होता है, लेकिन ये वर्क अच्छा करता है। ये मॉडल जो होता है जहाँ पे डाटा को हायरार्किकल स्ट्रक्चर रखता है ना, उधर ज़्यादा यूज़ होता है। ऑर्गेनाइजेशनल चैट्स, फाइल सिस्टम, IBM वगैरह में ये इस्तेमाल होता है। IBM और MS, IMS, ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब ऑर्गेनाइजेशन जो है ना चार्ट्स, इनमें इस्तेमाल होता है इन सारी चीज़ों में। अच्छा जी, ये शॉर्ट में ही बताया गया, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। नेटवर्क मॉडल आपका नेटवर्क से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। द नेटवर्क मॉडल एक्सटेंड्स द हायरार्किकल मॉडल। ये हायरार्किकल मॉडल की ज़रा एक्सटेंडेड फॉर्म है। इसमें डिफरेंट रिलेशनशिप बनाए जाएंगे, 1 to 1, मैनी टू मैनी और 1 to मैनी, मैनी टू 1, ये सारे रिलेशनशिप इसमें बनाए जाएंगे। और डाटा इज़ रिप्रेजेंटेड यूजिंग नोड्स। इसमें नोड्स और एजेस का कॉन्सेप्ट होगा, मेकिंग इट मोर फ्लेक्सिबल दैन द हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल से इसको ज़रा फ्लेक्सिबल और इजी किया जाता है। दिस मॉडल इज़ सूटेबल फॉर एप्लीकेशन विद कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन डाटा एंटिटीज़। ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ है ना, उसको हैंडल करने की सलाहियत रखता है। जिस तरह सोशल नेटवर्क्स वगैरह हैं आपके, और आपके रिकमेंडेशन सिस्टम्स वगैरह हैं। इसकी एग्जांपल्स में नेटवर्क डेटाबेस इंक्लूड CODASYL, कोडसाइल है शायद, और इंटीग्रेटेड डाटा स्टोर IDS। वाई इट्स मोर फ्लेक्सिबल दैन द हायरार्किकल मॉडल। ये हायरार्किकल मॉडल से ज़रा अपडेटेड है, फ्लेक्सिबल है, आसान है और ज़्यादा यूज़फुल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में आपका किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की बेस पे इसका वर्क होता है। उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके मेथडोलॉजीज़ वगैरह देखी जाती हैं, जिसमें उसकी प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ देखी जाती हैं, उसकी कैपेबिलिटीज़ देखी जाती हैं, उसकी वर्किंग वगैरह देखी जाती हैं। इसकी एग्जांपल में ऑब्जेक्ट DB और DB40 और वर्सट वगैरह शामिल हैं। और जो ये मॉडल होता है ना, वो कम्प्लेक्स डाटा मॉडल्स को पे वर्क कर सकता है, जैसे कि साइंटिफिक सिमुलेशन है, कंप्यूटर एडीज है और CID वगैरह। ये CID ड्रामे वाली CID नहीं है, ये जो है ये कंप्यूटर एड डिज़ाइन शायद इसको कहते हैं। और वीडियो ग्राफिक्स है। फॉर इंस्टेंस अ वीडियो गेम माइट यूज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल टू स्टोर गेम ऑब्जेक्ट्स, कैरेक्टर्स एंड लेवल्स। अब आपको समझ आ गई होगी गेम के लेवल्स, कैरेक्टर्स और ऑब्जेक्ट्स वगैरह को सेव करने के लिए ये मॉडल वीडियो गेम्स में भी इस्तेमाल होता है। डॉक्यूमेंटेशन मॉडल ये डॉक्यूमेंट्स पे बेस करता है। सेमी स्ट्रक्चर होता है डॉक्यूमेंट्स का, और इसमें JSON और XML वगैरह शामिल होते हैं। उसके बाद ग्राफिकल डाटा मॉडल है, ये ग्राफिकल फॉर्म में होता है। इसकी मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिटेल में बता दिया था, इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल ही है। और ये कॉलमर मॉडल जो है ना, ये अभी न्यू ऐड हुआ है। ये द कॉलमर डाटाबेस ऑर्गेनाइज डाटा इन कॉलम्स रेदर देन रो। ये रोज की बजाय ना कॉलम्स की फॉर्म में डाटा को जो है डाटा पे वर्क करता है। द मॉडल ऑप्टिमाइज फॉर एनालिटिकल वर्कलोड, aggregations and read heavy applications, making complex queries and aggregation efficient। ये सारा कुछ जो है ना, ये
हर मॉडल जो है ना इसकी वर्किंग ऑलमोस्ट मिलती जुलती है, लेकिन पिछले से जो नेक्स्ट मॉडल होगा वो अप टू डेटेड होगा। जिस तरह के कॉलम डेटाबेस इंक्लूड्स अपीच, कैसेंडर, स्केलर, डीबी एंड एच बेस ETC। ये सारे मॉडल जो हैं ये कॉलमर मॉडल पे वर्क करते हैं। ये मॉडल जो होता है डाटा वेयर हाउसिंग और बिजनेस इंटेलिजेंस वगैरह के लिए वर्क करता है, क्योंकि इसकी क्यूरीज फास्ट होती हैं। और ये डाटाबेस मॉडल ज़्यादातर जो है वो सैलरी, सेल्स डाटा और सेल्स परचेज वगैरह वाले काम में वर्क करेगा। उसके बाद सेमी स्ट्रक्चर डाटा मॉडल है। सेमी स्ट्रक्चर डाटा मॉडल जो है वो डाटा कन्फर्म टू फिक्स्ड स्कीमा, ये किसी स्कीमा पे वर्क करेगा। दिस मॉडल इज सूटेबल फॉर रिप्रेजेंटिंग heterogeneous and evolving data such as JSON और XML। मेरा ना आज अभी मैं जो है ना इस पे रिवाइज वगैरह कुछ नहीं था किया, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जो है ना रीडिंग में अटक रहा हूँ। तो बाकी ये है कि मैं अभी बगैर रिवाइज किए ही लेक्चर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। दिस मॉडल इज़ ऑफन यूज्ड इन एप्लीकेशन द रिक्वायर फ्लेक्सिबल डाटा मॉडलिंग एंड रैपिड डेवलपमेंट। ये सारा डेवलपमेंट वगैरह में वर्क करेगा। जिस तरह मोबाइल ऐप आपका है उसमें ये सेमी स्ट्रक्चर मॉडल यूज़ होता है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल ER मॉडल आपने डेटाबेस मॉडल में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पिछले कोर्स में भी पढ़ा होगा, और यही इसमें है, सेम वही मॉडल है। उसमें आपने ज़रा डिटेल से इसको पढ़ा होगा। ER मॉडल में एंटिटीज़ और उनका रिलेशनशिप बताना है आपने। एंटिटीज़, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप, तीन चीज़ें इसमें वर्क करती हैं। एंटिटी किसी भी शख्स, जगह, चीज़ या किसी रियल वर्ल्ड चीज़ का नाम हो सकता है जिसके बारे में आपने वर्क करना है। रिलेशनशिप उसका दरमियान ताल्लुक़ है, और जो एट्रीब्यूट हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं किसी भी एंटिटी की। ठीक है। उसके बाद है एसोसिएटिव डाटा मॉडल है। एसोसिएटिव डाटा मॉडल इज़ डेटाबेस मॉडल दैट एम्फेसिस रिलेशनशिप बिटवीन डाटा एलिमेंट्स। ये डाटा एलिमेंट्स में ताल्लुक ज़ाहिर करता है। इट रिप्रेजेंट्स डाटा एज अ कलेक्शन ऑफ एसोसिएट रेदर देन फिक्स्ड टेबल्स। ये फिक्स टेबल की बजाय ओवरऑल रिलेशन बताता है। द मॉडल इज सूटेबल फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप मॉडलिंग। इसके कुछ फीचर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, रिलेशनशिप है, फ्लेक्सिबिलिटी तो आपको पहले भी बता दी है। रिलेशनशिप इसका जो है डिफरेंट, मतलब डिफरेंट एंटिटीज़ में और डिफरेंट चीज़ों में ताल्लुक़ को जो ज़ाहिर करता है वो रिलेशनशिप कहलाता है। एसोसिएशन जो होती है वो किसी ना किसी चीज़ के साथ एसोसिएट करना होता है। एंड एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज़ रेदर देन एज फ्लेक्सिबल टेबल और रिकॉर्ड। किसी टेबल या रिकॉर्ड की बजाय वो एंटिटीज़ में जो रिलेशनशिप है वो ज़ाहिर करता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम देखते हैं आगे। ट्रांजिशनल प्रोसेस आ जाता है हमारे पास आगे कि ट्रांजिशनल प्रोसेस क्या होता है। थिंक ऑफ अ ट्रांजैक्शन एज अ कंप्लीट टास्क मेड अप ऑफ सेवरल स्टेप्स दैट मस्ट ऑल सक्सीड टुगेदर और नन एट ऑल। यानी किसी ट्रांजैक्शन के लिए जो सारे प्रोसेस है ना उसको ट्रांजिशनल प्रोसेस कहते हैं। जिस तरह एक मनी ट्रांसफ़र आपने करनी है, सबसे पहले आप अपना बैलेंस चेक करेंगे, अगर बैलेंस हुआ देन आप उसकी अमाउंट सेट करेंगे, फिर वो अमाउंट आपके अकाउंट से सब्ट्रैक्ट होगी, फिर वो अगले बंदे के अकाउंट में ऐड हो जाएगी। ये जो सारे स्टेप्स हुए हैं ना ये सारा एक ट्रांजिशनल मॉडल बना है। आपकी सारी ट्रांजैक्शन की एक वर्किंग बनी है। 4 रूल्स हैं इसके, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। सबसे पहले आपकी एटॉमिसिटी है, सारे स्टेप्स होने हैं या फिर कोई भी नहीं होना। कंसिस्टेंसी है, सारा डाटा एक्यूरेट रहेगा और वैलिड रहेगा, यानी कि कोई गलती की गुंजाइश नहीं है इसमें।
आइसोलेशन है, योर ट्रांजैक्शन डज नॉट मैस विद अदर रनिंग एट द सेम टाइम। अब आपको मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि आप अपने या अपनी किसी फ्रेंड को पैसे सेंड कर रहे हैं, उसी टाइम पे मैं अपने किसी फेलो को पैसे सेंड कर रहा हूँ, तो आपकी ट्रांजैक्शन मेरे फेलो को नहीं होगी, मेरी ट्रांजैक्शन आपके फेलो को नहीं होगी। आपने जिसको सेंड किए हैं पैसे आपकी उसको जाएंगे, मैंने जिसको सेंड किए हैं मेरे उसी को जाएंगे। ठीक है, ये है कि एक टाइम में जितने मर्जी लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हों, लेकिन जिसने जिसको भेजे हैं उसके उसी तक ही पहुँचेंगे। आइसोलेशन, योर ट्रांजैक्शन डज नॉट मैस विद अदर, ये तो हो गया। ड्यूरेबिलिटी, वंस इट डन इट सेव्ड फॉर एवर इवन इफ द सिस्टम क्रैशेस। अब एक बार होगी तो ये हो गई, यहाँ तक कि आपका सिस्टम अगर क्रैश भी हो गया ना तो ये ट्रांजैक्शन आपकी वर्क करेगी। उसके बाद है कंकरेंसी कंट्रोल। कंकरेंसी कंट्रोल आपके पास क्या होता है, व्हेन मैनी यूजर्स और एप्स आर यूजिंग द डेटाबेस सिस्टम सेम टाइम देयर नीड्स टू बी अ सिस्टम दैट कीप डाटा सेव, अवॉइड मिस्टेक्स और क्लैशेस, हैंडल मल्टीपल यूजर्स एफिशिएंसी, विदाउट इट वी गेट प्रॉब्लम्स। अच्छा जी, अब कंकरेंसी कंट्रोल ये है कि आपका डाटा सेव भी रहे, आपके डाटा में कोई रिस्क ना हो। दूसरा, आपके डाटा में कोई मिस्टेक भी ना आए, आपका जिस तरह वर्क कर रहे हैं ठीक ठाक उसी तरह वर्क हो। उसके बाद ज़्यादा आप टास्किंग कर रहे हैं ना, एक टाइम में ज़्यादा काम भी कर रहे हैं तो उसको भी वर्क करे, मतलब मल्टीपल यूज़र्स की एफिशिएंसी को कंट्रोल करता हो। इसको इस्तेमाल किए बगैर हम कुछ प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं। कंकरेंसी कंट्रोल के बगैर क्या प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं। सबसे पहले लॉस्ट अपडेट्स, टू यूजर्स ओवरराइट ईच अदर चेंजेस। अच्छा जी, दो यूजर्स जो हैं वो अगर अपना वर्क कर रहे हैं तो एक दूसरे की ट्रांजैक्शन, जिस तरह मैंने आगे वो अपने पैसे ट्रांजैक्शन वाली दी है, तो फिर ये हो सकता है कि दोनों की ट्रांजैक्शन एक दूसरे में क्लैश भी कर सकती हैं। डर्टी रीड्स, वन यूज़र रीड्स अप्रूव्ड डाटा फ्रॉम अनदर। एक बंदा जो है वो दूसरे का गलत डाटा भी रीड कर सकता है, मतलब अनअप्रूव्ड डाटा जो दूसरे ने परमिशन ना दी हो। इनकंसिस्टेंट रिजल्ट, अ क्यूरी गिव्स डिफरेंट आंसर्स ड्यूरिंग वन प्रोसेस। आप एक क्यूरी लगाएंगे, वो आपने किसी एक कॉलम के लिए लगाई होगी, वो कई कॉलम्स दे रही होगी आपको, मतलब वो आपका सही से प्रोसेस नहीं कर रही होगी। उसके बाद है फनोटम रीड्स, न्यू रिजल्ट्स सडनली अपीयर्स मिड ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के दरमियान ही नए रिजल्ट आपको शो होने शुरू होंगे। आपकी कंकरेंसी किस तरह कंट्रोल हो सकती है, डिफरेंट टेक्निक्स हैं यहाँ पे जो कि स्मूथली वर्क करती हैं जब मल्टीपल यूज़र वर्क कर रहे होंगे। सबसे पहली चीज़ लॉकिंग, टू फेज लॉकिंग है। दिस इज़ द पुटिंग अ डो नॉट डिस्टर्ब साइन ऑन अ पीस ऑफ डाटा। इस पे डू नॉट डिस्टर्ब का साइन होता है। वाइल वन पर्सन इज यूजिंग इट अदर मस्ट वेट, इट वर्क्स इन टू फेज। अच्छा जी, मैं आपको ना इसकी सिंपल सी एग्जांपल आपके मोबाइल से देता हूँ। आपके मोबाइल पे एक डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है, जब आप उसको क्लिक करके अपना काम कर रहे होंगे, उस वर्क के दौरान आपको कोई कॉल आए, कोई मैसेज आए, कुछ भी आए, आपको शो नहीं होता। इसका मतलब यही है कि आप एक काम कर रहे हैं, बाकी वर्किंग वेट हो रही है, बाकी लोग जो हैं उसका वेट करेंगे आपके फ्री होने का। उसके बाद इट वर्क्स इन टू फेजेस। लॉकिंग फेज, सबसे पहले इसको लॉकिंग फेज है, फिर अनलॉकिंग। जब आपने डू नॉट डिस्टर्ब का मोड ऑन कर दिया, तब से लेकर जब तक आपने वो फेज बंद ना किया, तब तक आपको एक वर्क कर रहे होंगे, बाकी यूज़र इस वर्क को वेट कर रहे होंगे, बाकी यूज़र्स वेटिंग पे होंगे। उसके बाद है आपका डाटा इसमें सेव रहेगा। इसमें आपके डाटा की जो लीक होने का या आपके डाटा को आपका डाटा जो कह लें कि आपका डाटा कोई दूसरा बंदा यूज़ कर ले या आपकी वर्किंग क्लैश करे, ये कोई भी गुंजाइश नहीं है। इसका सेकंड है टाइम स्टैम्प्स। आपने अक्सर अपने मोबाइल्स वगैरह पे ना जब यूज़ कर रहे होंगे, कुछ ऐप्स जो हैं उसमें आप लोगों ने लिमिट्स लगाई होती है
टाइम की, कि इतने टाइम के लिए रिस्ट्रिक्ट किया होता है कि इतने टाइम के ज़्यादा ये ऐप मैं यूज़ नहीं कर सकता। वही केस इधर यूज़ करेंगे आप कि every transaction gets a number base when start like take a ticket in a queue, older transaction go first। सबसे पहले आप सबसे पुरानी ट्रांजैक्शन करेंगे, मतलब जो सबसे पहले काम हुआ वो सबसे पहले करना है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। वो एग्जांपल यहाँ पे आपको मैंने इसलिए दी ताकि आपको आइडिया हो जाए। नो नीड्स फॉर लॉक्स, इसमें लॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मे नीड्स टू रीडू वर्क इफ़ टाइमिंग डजंट मैच। अच्छा जी, ये आपकी अगर टाइमिंग मैच नहीं हो रही तो ये आपको दोबारा काम करने का कहेगा। ऑप्टिमिस्टिक कंट्रोल, ये तीसरा प्रोसेस है। दिस मेथड अज्यूम मोस्ट ऑफ द टाइम देयर वॉन्ट बी कॉन्फ्लिक्टेड। ये सबसे ज़्यादा जो टाइम अज्यूमिंग होता है और ट्रांजैक्शन गो अहेड विदाउट ब्लॉकिंग ईच अदर, दूसरी ट्रांजैक्शन को छोड़े बगैर ये कर लेता है, ट्रांजैक्शन वर्क करती है। एट द एंड द सिस्टम चेक्स द प्रॉब्लम, इसके एंड पे सिस्टम प्रॉब्लम चेक करती है। इफ़ ऑल इज़ गुड सेव द चेंजेस, अगर सारा कुछ ठीक हो चेंजेस सेव हो जाते हैं। इफ़ नॉट कैंसिल एंड ट्राई अगेन। फॉर एग्जांपल आप अपने मोबाइल की कभी सेटिंग करते हैं ना, तो कुछ जगह पे होता है आप सेटिंग चेंज करके आपको रिव्यू का ऑप्शन मिलता है। आप रिव्यू करते हैं, आपको सेटिंग पसंद नहीं आती, आप डिस्कार्ड कर देते हैं। अगर आपको सेटिंग पसंद आ जाती है तो आप सेव चेंजिंग कर देते हैं। मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोग इससे मैच करके समझ सकें। ये सबसे फास्ट सिस्टम होता है और आप अपना वर्क आप वापस दोबारा अपने पुरानी कंडीशन में आ सकते हैं अगर एक कंडीशन आपको पसंद नहीं आई। MVCC है, मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल है। इंस्टेड ऑफ लॉकिंग डाटा द सिस्टम क्रिएट्स मल्टी वर्जन्स। डाटा लॉक करने की बजाय मल्टी वर्जन सिस्टम बनाते हैं। रीड सी आ स्नैपशॉट ऑफ द डाटा, ये डाटा की स्नैपशॉट देखते हैं, डाटा को देखते हैं। राइट वर्क ऑन आ न्यू वर्जन, और नए वर्जन पे वर्क करना शुरू हो जाते हैं। इसमें आपका कुछ भी ब्लॉक नहीं होता। दूसरी चीज़ ये जो है पोस्टग्री SQL, MySQL और Oracle वगैरह में यूज़ होती है। डेडलॉक हैंडलिंग, इसमें डेडलॉक यूज़ होता है, यानी कि ट्रांजैक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो आपका एक मिनट, ट्रांजैक्शनल स्ट्रक्चर वेट करता है दूसरे का एक रॉक रिलीज करने के लिए। दूसरा जब परमिशन देगा तब आप करेंगे। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में क्या होता है, प्रिवेंशन, डिटेक्शन और रिकवरी। मेक रूल टू अवॉइड सिचुएशन, सबसे पहले आप रूल्स बनाते हैं उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए। डिटेक्शन में अगर ये होता है तो उसको डिटेक्ट किया जाता है और फिक्स किया जाता है। रिकवरी में कैंसिल किया जाता है और अगर एक ट्रांजैक्शन फ्री हो जाए। फाइनल थॉट्स, अच्छा इसका फाइनलाइज जो होता है ये इसका यही है कि कंक्लूजन टाइप है इसकी, कि इसका क्या वर्क होगा। ट्रांजैक्शन कीप डाटा सेव, कंप्लीट एंड रिलायबल, यही चीज़ें हैं कि आपका डाटा सेव और रिलायबल होता है। ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग, सबसे पहले क्या है जी, एक ट्रांजैक्शन डेटाबेस में ऑपरेशंस का एक सीक्वेंस होता है जो एक लॉजिकल टास्क को मुकम्मल करता है। जैसे बैंक अकाउंट से पैसे निकालने, तो आप ये सारा कुछ ये उर्दू में अब ना थोड़ा सा कन्वर्ट किया ताकि आपको इजी हो। ACID प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, या तो सारा काम होगा या कुछ भी नहीं होगा। आपको सारा कुछ समझा दिया गया है, ये वही उसको उर्दू में कन्वर्ट किया हुआ है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये देखें, इसके अलावा आपका अगला है, ये ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं अपना, उसमें क्या है जी। अच्छा जी, क्यूरी प्रोसेसिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्यूरी प्रोसेसिंग, सबसे पहले क्यूरी प्रोसेसिंग होती क्या है, SQL क्यूरीज वगैरह को यूज़ करके आप डिफरेंट जो है
अपनी कंडीशंस को एग्जीक्यूट करवाते हो, आप डिफरेंट तरीके से अपना डाटा शो करवाते हो। इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जिस तरह इसकी स्टेप बाय स्टेप जो है एक्सप्लेनेशन भी बताते हैं एग्जांपल में। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, जो क्यूरी सबसे पहले सिंटैक्स चेक करेगी और इसको करे जो है इसको वेरीफाई करेगी। उसके बाद अगर वैलिड है तो इसको कन्वर्ट करेगी इंटरनल फॉर्म में। उसके बाद सिलेक्ट, जिस तरह एग्जांपल में है सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी। अब सबसे पहले वो आईटी डिपार्टमेंट देखेगा, फिर वहाँ पे जो है नेम सेलेक्ट करेगा, कौन सा नेम है जी। अगर सारे नेम, इसने मुझे लगता है सारे नेम उसने कहा है, हाँ जी, आईटी डिपार्टमेंट के सारे नेम उसने शो करवाने हैं, तो इसमें नेम वाला जो सेक्शन होगा वो सारा शो करवा देगा। ठीक है, मैंने सारे स्टेप्स आपको बता दिए हैं। ये इसका सिंटैक्स टाइप होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसका ना ट्रांजैक्शन टू रिलेशन अलजबरा या रिलेशनल अलजबरा में आके ट्रांजैक्शन देखेगा। उसके बाद इसको ऑप्टिमाइज़ करेगा, उसको वर्क करेगा, सर्च करेगा, सारा टेबल स्कैन करेगा। उसके बाद उसमें से निकालेगा आपका रिक्वायर्ड डाटा, और रिक्वायर्ड डाटा के बाद उसकी जो स्ट्रेटजी देखेगा, कौन सी स्ट्रेटजी इस पर वर्क कर रही है। उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर देगा और रिज़ल्ट में आपको नेम में सारे शो हो जाएंगे। उसके बाद क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन में ये इसकी ज़रूरत क्यों होती है, सबसे पहली चीज़, डेटाबेस कैन स्टोर मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स, रनिंग अ क्यूरी विदाउट अ स्मार्ट स्ट्रेटजी कैन बी वेरी स्लो। डेटाबेस जो है हज़ारों रिकॉर्ड सेव करता है, और एक क्यूरी के बगैर ये सारी जो है ना सेविंग वगैरह और सारी डाटा का वर्किंग है, ये बिल्कुल स्लो हो जाएगी। ऑप्टिमाइजेशन किस चीज़ में आपको हेल्प करती है, रिड्यूसिंग क्यूरी एग्जीक्यूशन टाइम, क्यूरी की एग्जीक्यूशन के टाइम को कम करती है। मिनिमाइजिंग डिस्क इनपुट आउटपुट, डिस्क की इनपुट और आउटपुट को मिनिमाइज करती है, कम करती है। यूजिंग इंडेक्सेस इफेक्टली, और उसके बाद सिलेक्ट बेस्ट ज्वाइन ऑर्डर, और सबसे बेस्ट जो है इसकी ज्वाइनिंग का ऑर्डर जो है वो सिलेक्ट करेगी, सबसे बेस्ट जो इसका सोल्यूशन होगा वो निकाल देगी। उसके बाद दो टाइप्स हैं ऑप्टिमाइजेशन की, एक है ह्यूरिस्टिक बेस ऑप्टिमाइजेशन, और दूसरी देखते हैं, पहले ह्यूरिस्टिक बेस ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं। ये रूल्स को करती है क्यूरी ट्री टू मेक इट मोर एफिशिएंट। ये जो रूल्स है उसको क्यूरी ट्री के ज़रिए वर्क करती है, जो कि इसको एफिशिएंट बनाते हैं। इसके कॉमन जो हेरिस्टिक्स हैं वो हैं अप्लाई सिलेक्शन अर्ली, पुश प्रोजेक्ट अर्ली, यूज़ इंडेक्सेस इफ़ पॉसिबल, कंबाइन मल्टीपल फिल्टर्स। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल जिस तरह ये उसने दी है, आईटी और एज जिनकी 30, नेम सेलेक्ट करने हैं जो आईटी डिपार्टमेंट के हों और एज 30 हो। इनिशियल अनऑप्टिमाइज्ड, ये जो है ये अनऑप्टिमाइज इसलिए हो गया है क्योंकि इसका सिंटैक्स गलत लिखा है आपने। अब यहाँ पे आपने सारा सिंटैक्स ठीक लिखा है तो ये ऑप्टिमाइज़ हुई है। उसके बाद ऑप्टिमाइज़ हुई है तो ये सारा आपका वर्क करेगी। दूसरी है कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन, ये सेकंड टाइप है ऑप्टिमाइजेशन की। DBMS कंसीडर मल्टीपल प्लान्स, असाइन अ कॉस्ट टू ईच बेस्ड ऑन, अच्छा जी, एक कॉस्ट असाइन करती है जो कि सब पे बेस करती है, जिस पे सारे बेस करते हैं। CPU टाइम, डिस्क रीड्स, इंडेक्स अवेलेबिलिटी, टेबल साइज, और चूज़ द लोएस्ट कॉस्ट प्लान। अब सबसे लोएस्ट जो कॉस्ट प्लान होगा ना वो उसको चूज़ करेगी। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर ज्वाइन कस्टमर ऑन ऑर्डर, ये आपकी उसने एक एग्जांपल दी है यहाँ पे। और रियल वर्ड क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन एग्जांपल में MySQL आ जाती है। फॉर एग्जांपल आप ना रन करें एक सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज इज इक्वल टू 20। अगर एज कॉलम इज इंडेक्स MySQL विल यूज़ इंडेक्स स्कैन, तो ये फास्ट, जब अगर इंडेक्स स्कैन यूज़ करेगा तो फास्ट होगा।
अगर पूरा टेबल स्कैन किया तो ये स्लो वर्क करेगा। अच्छा जी, ऑप्टिमाइजेशन डिसीजन बेस्ड ऑन वेदर एज इज इंडेक्स्ड। अब वो देखेगा कहाँ एज इंडेक्स कर रही है, एज आपकी कंडीशन में आ रही है। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रोज मैचिंग एज, अब वो नंबर ऑफ रोज देखेगा कि कितनी नंबर ऑफ रोज हैं जो एज को मैच कर रही हैं। कंसेप्चुअल डायग्राम ऑफ क्यूरी एग्जीक्यूशन, ये कंसेप्चुअल इसकी डायग्राम दिखाते हैं आपको। ओरिजिनल एसक्यूएल जो है वो एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर रही है, जहां आईटी डिपार्टमेंट है, एज 30 है, लोकल ट्री है। सबसे पहले नेम, उसके बाद डिपार्टमेंट, उसके बाद एम्प्लॉयज़, फिर ट्री ऑप्टिमाइजेशन होगी, फिर नेम और फिर एज 30 आएगी। फिर आईटी डिपार्टमेंट दोबारा देखा जाएगा और उसके बाद एम्प्लॉयज़ देखे जाएंगे और फिर आपकी एग्जीक्यूशन होगी। इसमें पाई क्या है? पाई आपकी प्रोजेक्शन को शो करता है। इट सिलेक्ट स्पेसिफाइज कॉलम्स फ्रॉम अ टेबल, ये स्पेसिफिकेशन देता है कि इतनी चीज़ को सिलेक्ट करना है। रिलेशनल अलजेब्रा में पाई नेम स्टूडेंट, ये आपका एक उसका सिंटैक्स टाइप है। उसके बाद सिग्मा जो होता है ना, सिग्मा का मतलब आपने सेलेक्ट करना है, ये चीज़, बस यही चीज़ सेलेक्ट करनी है। पाई में आपने कोई कंडीशन देनी है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है जी इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स आपने कोई भी कंडीशन देनी होती है। इज़ लाइक दैट इंडेक्स इन अ बुक, जिस तरह आपकी किताब के अंदर आपका स्टार्ट में लास्ट पे इंडेक्स दिए जाते हैं, जिसमें आपके पेज नंबर बताए होते हैं कि ये वाला टॉपिक इस पेज पे है, ये वाला टॉपिक इस पेज पे है, तो आपको इजी हो जाता है। इसके रियल लाइफ एग्जांपल में बुक आ जाती है, जिस बुक के कई 500 या 1000 पेजेस होते हैं, उसके लास्ट पे इंडेक्स दे के आप अपना टॉपिक देख के उसका पेज नंबर निकाल के आप डायरेक्टली टॉपिक तक पहुंच जाते हैं। उसके अलावा यहाँ से ये सारी डिटेल्स आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये उसने आगे एग्जांपल्स वगैरह ही दिए हैं। रिट्राइव डाटा फ्रॉम डिस्क, अब डाटा डिस्क से निकालना इजी होगा, वो तो आपको पता है, डाटा सेव जहाँ पे होगा वहाँ से आपने आउटपुट लेनी है। चौथा है आपका रिटर्न रिजल्ट टू द यूज़र, अब फिर यूज़र को रिजल्ट देगा। आपको सारे वो डायग्राम में ही समझा दिया है, इसके आप पॉइंट्स वगैरह जो है इधर से देख लीजिएगा। ये भी एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स वगैरह आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर कोई टॉपिक है इसमें, नेक्स्ट आपका एक लास्ट टॉपिक रह गया डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, ये इजी सा टॉपिक है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में आपके डाटा को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, स्टोर अक्रॉस मल्टीपल फिजिकल लोकेशन। आपका डाटा एक जगह पे सेव नहीं करेंगे, मतलब आपका डाटा आपके मोबाइल में भी सेव है, आपके लैपटॉप में भी सेव है, आपने अपनी जीमेल पे भी अपलोड किया है, ताकि आप बैक एंड जो है ना उसका ले सकें। आपका अगर डाटा एक जगह से क्लैश हो जाता है, दूसरी जगह से ले लें, दूसरी जगह से नहीं मिलता तीसरी जगह से ले लें, तीसरी जगह से नहीं मिलता चौथी जगह से ले लें। इससे ये है कि आपका डाटा कंसिस्टेंट रहेगा, आपको डाटा जो है वो आपका डाटा लूज़ होने का ख़तरा कम होगा। कंपोनेंट्स इसके क्या हैं? साइट्स या नोड्स हैं जो डिफरेंट आपकी एरियाज़ जहाँ जहाँ पे लोकेशंस पे डाटा सेव करना है उनको साइट्स या नोड्स कहा जाएगा। नेटवर्क, जो उनके दरमियान कनेक्शन होगा, डिफरेंट साइट्स के दरमियान कनेक्शन होगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेज डाटा एक्सेस डिफरेंट लोकेशन, ये डाटा के जो है डाटा को मैनेज करती है डिफरेंट लोकेशंस पे। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट है, ये डाटा की कंसिस्टेंसी और कंकरेंसी कंट्रोल करती है। आपको ये सारा कुछ पीछे लेक्चर में समझ आ गया, तब से हम यही पढ़ें, कंसिस्टेंसी, कंकरेंसी, ये चीज़। क्यूरी प्रोसेस जो है इंटरप्रेट्स एंड ऑप्टिमाइज यूज़र की क्यूरीज को भी ये ऑप्टिमाइज करती है, उस पर भी वर्क करती है। अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की टाइप्स हैं। सबसे पहले होमोजीनियस डेटाबेस सिस्टम है,
होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, और एक है हेटेरोजेनियस। होमोजीनियस जो होता है सारी साइट्स सेम डेटाबेस सिस्टम यूज़ करेंगी और सेम स्कीमा यूज़ करेंगी। जिस तरह के ओरेकल डेटाबेस है ना, ओरेकल डीबी जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं लेकिन सेम स्कीमा यूज़ कर रही हैं। जिस तरह के एक बैंक है उसकी ब्रांचेस डिफरेंट होती है लेकिन एक कंपनी का जो बैंक है वो सारे ही एक ही स्ट्रेटजी पे वर्क करते हैं। हेटेरोजीनियस साइट्स जो है वो डिफरेंट डेटाबेसेस यूज़ करती हैं, डिफरेंट स्कीमा यूज़ करते हैं। जिस तरह MySQL एक साइड पे और दूसरी और पोस्टग्री दूसरी साइड पे। जिस तरह कॉलेजेस में होता है कि है एस्पायर के ही ब्रांचेस लेकिन हर कॉलेज अपने हिसाब से कुछ पॉलिसीज़ खुद बनाता है, हर कैंपस अपनी पॉलिसीज़ खुद बनाता है। इसी तरह इसमें होता है। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी क्या होती है? फ्रेगमेंटेशन होती है, रिप्लिकेशन होती है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है और डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन, ये डाटा को पीसेस में डिवाइड कर देता है, डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड कर देता है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली यानी कि रोज की फॉर्म में या वर्टिकली या कॉलम्स की फॉर्म में। रिप्लिकेशन, इसकी डाटा को कॉपी किया जाता है डिफरेंट साइड पे। एक डाटा की कॉपीज को डिफरेंट जगह पे रखा जाता है। जिस तरह मोबाइल में भी डाटा वही है, लैपटॉप में भी वही है, उसी डाटा को आप अपनी गूगल अकाउंट पे अपलोड किया है बैकअप के लिए, इसी तरह आपने कहीं USB में भी सेव किया होगा। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, वन सेंटर सिस्टम। जिस तरह के डाटा आपके मोबाइल में भी सेव है, लैपटॉप में भी सेव है, लैपटॉप रहने दें, आपके मोबाइल पे भी सेव है, फेसबुक पे भी वही डाटा अपलोड है, आपकी पिक्चर्स, और वही पिक्चर्स आपकी गूगल अकाउंट पे भी अपलोड हैं। तो आप एक सेंट्रलाइज कंट्रोल, आपका मोबाइल है ना जिसके ज़रिए आप सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं, तो वो आपका सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम होगा। डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि आपका कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं होता। आपका जो डाटा है आपके मोबाइल में, आप मोबाइल से कंट्रोल कर रहे हैं, लैपटॉप वाला लैपटॉप से कर रहे हैं, USB आप किसी भी सिस्टम में लगा के वहाँ से कर सकते हैं। इसका अपना डाटा और अपनी कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। इसके फीचर्स, लोकेशन ट्रांसपेरेंसी है, इसमें ये नहीं बताना पड़ता कि आपका डाटा जो है डाटा की लोकेशन क्या है, ये यूज़र को बताने की ज़रूरत नहीं है। रिप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी है, यूज़र आर अवेयर ऑफ डाटा कॉपी, अपने डाटा की कॉपीज़ का यूज़र को पता होता है। फेलियर ट्रांसपेरेंसी, सिस्टम रूटीन्स टू कंटिन्यूस टू ऑपरेट इवन इफ वन साइड फेल, अगर एक साइड फेल भी हो गई है बाकियों पे आपका वर्क चलता रहेगा। कंकरेंसी ट्रांसपेरेंसी है, मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस द डाटा सिमुलेशन विदाउट एरर्स के बगैर आप मल्टीपल एक्सेस भी इसका कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी है, इजी टू एक्सपेंड द सिस्टम बाय एडिंग मोर नोड्स। इसको जो है इसमें आप नोड ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा लोकेशंस भी ऐड कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस जो हैं आपके उनमें आ जाता है जी, रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी जो है उसको इम्प्रूव करती है। उसके बाद डाटा एक्सेस फास्टर होता है, मॉड्यूलर ग्रोथ होती है, मतलब आप इसका मॉडल को ज़्यादा भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद लोड बैलेंसिंग, एक्सेस मल्टीपल साइट्स पे, ज़्यादा साइट्स पे वर्क करता है। फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट को डिटेक्ट करने की पावर रखता है। डिसएडवांटेजेस है, कम्प्लेक्स सिस्टम डिज़ाइन और मैनेजमेंट नहीं होती, इससे हायर कम्युनिकेशन कॉस्ट आती है, कम्युनिकेशन की कॉस्ट ज़्यादा है। रिस्क होता है आपके डाटा को इनकंसिस्टेंट होने का। कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है और कंकरेंसी कंट्रोल है, और डिफ़िकल्ट बैकअप एंड रिकवरी स्ट्रेटजीज़। बैकअप और रिकवरी स्ट्रेटजी थोड़ी सी मुश्किल हैं। इसकी एग्जांपल में बैंकिंग सिस्टम है, ई-कॉमर्स है, टेलीकम्युनिकेशन है। उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और टिकटॉक, ये सारा जो सारे स्टूडेंट यूज़ करते हैं। क्लाउड एप्लीकेशंस वगैरह हैं जिस तरह गूगल क्लाउड है और AWS और आज है कि पता नहीं क्या नाम है ये,
कंपैरिजन विद सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम। अच्छा, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के साथ किस तरह कंपेयर करता है। सबसे पहले लोकेशन सेंट्रलाइज की एक लोकेशन होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड की ज़्यादा होती है। सेंट्रलाइज का जो फॉल्ट ढूंढने की पावर है उसमें कम है, डिस्ट्रीब्यूटेड में ज़्यादा है। परफॉर्मेंस सेंट्रलाइज की स्लो है और जो है डिस्ट्रीब्यूटेड की फास्ट है। कॉस्ट सेंट्रलाइज में कम आती है, डिस्ट्रीब्यूटेड में ज़्यादा आती है। उसके बाद स्केलेबिलिटी जो है सेंट्रलाइज में लिमिट्स होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड इजी स्केलेबल है, ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है। शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल टू नॉन रिलेशनल डेटाबेस। अच्छा जी, ट्रेडिशनल रिलेशन डेटाबेस सिस्टम लाइक MySQL एंड Oracle आर डिजाइंड फॉर स्ट्रक्चर्ड डाटा और फिक्स्ड स्कीमा। अच्छा, ये ट्रेडिशनल जो होते हैं ना, ये फिक्स्ड स्कीमा के लिए यूज़ किए जाते हैं, जबकि मॉडर्न एप्लीकेशन जो हैं उनकी जो हैंडलिंग है वो अनस्ट्रक्चर्ड, डायनामिक और लार्ज स्केल पे होती है। इसलिए इसको कन्वर्ट किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है। NoSQL इज राइजिंग बिकॉज हाई स्केलेबिलिटी, स्कीमा फ्लेक्सिबिलिटी, फास्ट रीड, इजी हैंडल ऑफ बिग डाटा एंड रियल टाइम डाटा। मेरे ख्याल से लेक्चर ना 30 मिनट्स से अप हो गया है, तो थोड़ा सा ना स्पीडली हम करें। उसके बाद मोंगो डेटाबेस है एंड द डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड मॉडल है। मोंगो डेटाबेस जो होती है वो NoSQL डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस जो कि डाटा को JSON लाइक डॉक्यूमेंट पर सेव करती है, जिसको BSON भी कहा जाता है। इसके फीचर्स हैं, कुछ स्कीमा लेस होता है, इसका डायनामिक स्कीमा होता है। उसके बाद डाटा जो स्टोर एक कलेक्शन की फॉर्म में स्टोर होता है या डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। उसके बाद रिप्लिकेशन, शेयरिंग और हाई वेरिएबिलिटी होती है इसकी। उसके बाद इंडेक्सिंग एंड एग्रीगेशन सपोर्ट करती है। ये इसकी एक एग्जांपल दे दी है उसने उसके बाद टाइप्स ऑफ SQL डेटाबेस सिस्टम है, इसकी टाइप्स हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप्स ऑफ NoSQL डेटाबेस, डिस्क्रिप्शन, एग्जांपल, यूज और टेक्नोलॉजीज। अच्छा जी, इसकी टाइप सबसे पहले डॉक्यूमेंट है, उसके बाद की वैल्यू है, उसके बाद कॉलम फैमिली है और उसके बाद ग्राफ है। ये देख लीजिएगा। उसके बाद इनका रिसर्च ट्रेंड है कि इसमें रिसर्चिंग वगैरह कैसे, रिसर्चिंग की जो है MongoDB या NoSQL और मॉडर्न डेटाबेस के रिसर्चिंग वगैरह का उसने बताया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। इसमें आगे टूल्स, टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, इसके डिफरेंट टूल्स और उसकी टेक्नोलॉजीज़ का उसने बताया है। कंपैरिजन है इसका। ये सारी आपने अच्छे से देख लेनी है। मेन चीज़ है कि आप लोग इसको अच्छे से याद करें, अपने सारे टॉपिक्स रेडी करें। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का जो है वो मैं मैसेज बना के इंशाल्लाह आज शाम तक आपके ग्रुप्स में, चैनल में शेयर कर दूंगा। दूसरी चीज़, इसकी जो ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं ये सारे मैंने ड्राइव पे अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ से आपको इसकी स्लाइड्स इजीली मिल जाएंगी, जो कि आपको ग्रुप में एडवांस डेटाबेस का लिंक भेजा हुआ है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अच्छा, ये एक और चीज़, मैंने ये PPT जो स्लाइड्स बनाई थी ना, ये वहाँ पे टॉपिक वाइज अलग-अलग फॉर्म में है, अलग-अलग एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। वो मेरे ख्याल से ज़्यादा आपको इजी हो जाएगा एक पूरी स्लाइड की निस्बत। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।